नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। विपक्षी एकता के मिशन पर निकले नीतीश कुमार ने दिल्ली में लालू प्रसाद के साथ 10 जनपथ जाकर कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया से मुलाकात के बाद लालू प्रसाद ने कहा कि बातचीत बहुत अच्छी रही। मैडम ने कहा, सोनिया जी ने, कि उनके पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। अभी 10-15 दिन के बाद फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों से बात करेंगे, नया अध्यक्ष कौन आते हैं नहीं आते हैं, तो फिर बात हम लोग करेंगे। बहुत अच्छी बात हुई है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और लालू ने हाथ उठाकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन सोनिया गांधी का ये कहना कि अध्यक्ष के चुनाव के बाद बात करेंगे, ये संकेत देता है कि विपक्षी एकता की स्क्रिप्ट अभी फाइनल नहीं हो पाई है। चीज के बारे में एक बात है कि उनके यहाँ तो अपना पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव वगैरह है, वो सब के बाद ही फिर फाइनली वो कहेंगी कुछ। 9 अगस्त को एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम शुरू की। सबसे पहले तेलंगाना के सीएम केसीआर ने मुलाकात की, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। दिल्ली में केजरीवाल से मिले, लेकिन केजरीवाल एकला चलो की बात कर रहे हैं। और अब सोनिया गांधी से मुलाकात। इस मुलाकात के बाद भी बात अगली तारीख की होने लगी है, जिसके बाद विपक्षी एकता की मुहिम पर संशय के बादल छाने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और अब आप संभावनाओं के समीकरण को समझिए। कल तक कांग्रेस अध्यक्ष का पद सुरक्षित था, गांधी परिवार के लिए यह पद सुरक्षित था। अब गांधी परिवार ने इस पद को छोड़ दिया है। राहुल गांधी अब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेंगे। लंबे समय बाद कोई गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। तो ऐसे में लालू और नीतीश कुमार चाहते हैं कि गांधी परिवार पीएम पद की दावेदारी छोड़ दे। सोनिया गांधी नीतीश कुमार का रास्ता साफ कर दें। ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। 2025 से पहले ही तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन जाएंगे। नीतीश की अगुवाई में मेन फ्रंट बन जाएगा। लेकिन मुलाकात में बात अगली तारीख पर टल गई। सोनिया गांधी ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, यानी कांग्रेस राहुल गांधी के लिए रास्ता खोले रखना चाहती है। विपक्षी नेताओं के साथ नीतीश कुमार की पिछली मुलाकातों से भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला था। अब इसके बाद से यह सवाल उठने लगा है कि क्या विपक्षी एकता संभव है, क्योंकि आज जब मुलाकात हुई तो उसके बाद कुछ वैसी ठोस बातें सामने नहीं आई। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी दलों की एकजुटता के प्रयास तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में आज हरियाणा के फतेहाबाद में विपक्षी दलों के नेताओं का जमघट लगा। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती पर जुटे विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जिस पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ है। साल 2022, लेकिन तस्वीर 2024 जैसी। हरियाणा के फतेहाबाद में एक मंच पर विपक्ष के तमाम नेताओं का जुटान हुआ। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिरोमणि अकाली दल बादल के प्रकाश सिंह बादल, सीपीएम के सीताराम येचुरी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रैली में शामिल हुए। मौका पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की 109वीं जयंती का था। एलेनो यानी इंडियन नेशनल लोकदल ने देवीलाल की जयंती पर रैली का आयोजन किया था। कार्यक्रम भले ही देवीलाल की जयंती का हो, मंच से बातें सियासी होती रहीं। और एक बात तो जान लीजिए कि बिहार का तो चिंता नहीं है। अगला बार चुनाव होगा 24 में, तो उनको है क्या, अभी लोकसभा का चुनाव होगा तो उनके लिए जीतना तो संभव नहीं है, चाहे जो भी इधर उधर भाषण देते रहे।
और विधानसभा का भी चुनाव होगा तो कोई जगह होगा न मात्र का न। विपक्ष को एकजुट करने निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने डेप्यूटी तेजस्वी यादव के साथ रैली में पहुंचे थे। मंच से दोनों ने विपक्ष को एकजुट करने की बात दोहराई। इवन कांग्रेस पार्टी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है और सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो जीतने का तो सवाल ही नहीं है, बुरी तरह हारेंगे और इनका राज नहीं रहेगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जो हथौड़ा मारा है, जो आखिरी हथौड़ा मारा है, उसके बाद भाजपा उठने वाली नहीं है। हरियाणा के फतेहाबाद में हुए विपक्षी नेताओं के जुटान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तीखा हमला बोला। जायसवाल ने कहा 2024 में 24 फ्यूज बल्ब साथ हो भी जाएं तो भी बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह बताता है कि जनता यह समीकरण नहीं देखती है, जनता कौन उसका भलाई करेगा, कौन उसका विकास करेगा यह देखती है। 24 फ्यूज बल्ब मिल भी जाएं तो बिजली नहीं जलती है। लालू नीतीश से फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने को तो फतेहाबाद की रैली विपक्षी एकता को दिखाने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन रैली में कांग्रेस जैसी कई पार्टियों को न्योता ही नहीं दिया गया था। जबकि निमंत्रण मिलने के बाद भी सपा के अखिलेश यादव रैली में शामिल नहीं हुए। सवाल है कि क्या ऐसा बिखरा हुआ विपक्ष 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप सियासत की हकीकत को समझिए। फतेहाबाद में देवीलाल की जयंती पर रैली का आयोजन था। देवीलाल देश के जाने माने नेता थे, इसलिए एक मंच पर विपक्ष के कई नेता जुट गए, लेकिन कई पार्टियों के नेता रैली में शामिल नहीं हुए, जो ये बताता है कि विपक्षी एकता इतना आसान नहीं है। गांधी परिवार पीएम पद की दावेदारी क्यों छोड़ेगा? सवाल ये कि बिना पद परिवार की पार्टी पर पकड़ कैसे बनेगी? गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस कैसे टिक पाएगी? गांधी परिवार दावेदारी नहीं छोड़ता है तो फिर ममता, केसीआर और केजरीवाल उसे कैसे स्वीकार करेंगे? ममता, केसीआर और केजरीवाल के बिना मेन फ्रंट कैसे बनेगा? और मेन फ्रंट में क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा? क्या केजरीवाल अपनी महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ा पाएंगे? क्या ममता और केसीआर की महत्वाकांक्षा कम हो पाएगी? क्या शरद पवार के सियासी समीकरण में ये सब कुछ फिट बैठेंगे? सवाल कई सारे हैं, जिसका जवाब वक्त आने पर ही मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि फतेहाबाद की रैली से विपक्षी एकता की मुहिम को करारा झटका लगा है और नीतीश की मुहिम दूसरी बार फेल हो गई है। फिर एक बार नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में असफल हो गए। आज हरियाणा की रैली में नीतीश कुमार के अलावा किसी भी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। यहाँ तक कि बगल के दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री हो, या फिर ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, केसीआर हो, कोई भी मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि अखिलेश यादव, मायावती, ऐसे भी जो मुख्य विपक्षी दल अपने अपने राज्यों के अंदर, उनके भी कोई प्रतिनिधि इस रैली में शामिल नहीं हुए। और इस रैली को आयोजित करने वाले ओम प्रकाश चौटाला वह व्यक्ति हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल की सजा काटकर जेल से निकले हैं और एक अन्य मामले में फिर जेल जाने वाले हैं। जिस ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के हरियाणा में मात्र एक विधायक हैं, वो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार सफल नहीं हो पाएंगे जिस प्रकार का वो प्रयास कर रहे हैं। पहले उन्होंने केसीआर को बुलाया था अपने राज्य में, वह भी प्रयोग उनका विफल हो गया। केसीआर ने एचडी कुमारस्वामी से हाथ मिलाकर एक नई पार्टी बनाने का निर्णय लिया है। और जो दूसरा आज उनका प्रयास था फतेहाबाद की रैली, वो भी पूरी तरह से विफल हो गई। और अब आप खबर तो समझिए। फतेहाबाद की रैली के लिए विपक्ष के 25 बड़े नेताओं को न्योता भेजा गया था, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीएसपी को आमंत्रण नहीं था।
बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव को निमंत्रण था, लेकिन वो रैली में नहीं आए। मतलब विपक्षी एकता के लिए बुलाई गई रैली में पूरा विपक्ष मौजूद नहीं था और यही वजह है कि बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के इस विपक्षी को एकता को सामने लाने के मुहिम को फेल बता रहे हैं। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से अपने ही विभाग के अधिकारियों पर हमला बोला है। सुधाकर सिंह ने कहा कि अधिकारी 25 से 50 हजार तक वसूलते हैं। 50 हजार वसूलता है अधिकारियों से, 35 हजार, तो मैं उनके बोल रहा हूँ। मेरे विभाग के अधिकारी चोर हैं, यह कहना है बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का। सुधाकर सिंह ने अपने ही विभाग के अधिकारियों को चोर बताते हुए कहा कि ये लोग 25 से 50 हजार तक वसूलते हैं। सुधाकर सिंह ने अपनी बात को साबित करने के लिए माप तौल विभाग के अधिकारी का जिक्र भी किया और कहा कि उसे निलंबित कर दिया गया है, जल्दी ही बाकी लोगों को भी सुधार देंगे। 50 हजार वसूलता है अधिकारियों से, 35 हजार, तो मैं उनके बोल रहा हूँ। लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। बलरामपुर वाले ने किया, मैंने एक्शन लिया, लेकिन आप गवाही नहीं करेंगे, लीक कर नहीं देंगे तो सभी बचाएंगे। थाने में एफआईआर कराने जाते हैं, बिना लिखे एफआईआर होता है कहीं? तो जब वहां लिख के देते हैं, यहाँ भी लिख के दीजिए भाई। और जो लीक किया है वो बिजली विभाग का है तो सिंचाई विभाग का है। मेरे विभाग का एक हार्वेस्टर का मामला। मंत्री बनने के बाद से ही लगातार सुधाकर सिंह अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने अधिकारियों को भ्रष्ट बताया था। उसके बाद सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले कृषि रोड मैप पर सवाल उठाया था और फिर मंडी सिस्टम खत्म करने की आलोचना की। सुधाकर सिंह 17 साल का जिक्र करते हुए बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इन 17 सालों में कृषि विभाग का सिस्टम बिगड़ चुका है और वो जल्दी ही इसे सुधार देंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इन 17 सालों में बिहार की बागडोर नीतीश कुमार के ही हाथों में रही है। कौन क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन शिकायत और अपनी लाचारी व्यक्त करना यह कमजोरी का परिचायक है। विधायिका में मंत्री परिषद को वैसा अधिकार प्राप्त है कि वह अपने अधीनस्थ जो भी उनके यहाँ कार्यरत कर्मी हैं उन पर सक्षम अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। सवाल है कि क्या नीतीश के साथ रहकर आरजेडी नीतीश कुमार की जमीन खोद रही है? न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, नीतीश कुमार ने आरजेडी को सत्ता से बेदखल किया था और नीतीश के कारण ही लालू परिवार की सरकार चली गई थी। आरजेडी नेता करीब 17 साल से नीतीश सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। अब अगर सब कुछ ठीक बताने लगेंगे तो जनता सवाल पूछने लगेगी और यही वजह है कि सरकार में आने के बाद सुधाकर सिंह खुद को अलग दिखाना चाहते हैं। सुधाकर सिंह का लगातार हमला आरजेडी की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। फिलहाल आरजेडी ने सरकार में आने के लिए समझौता किया है। तेजस्वी को सीएम की बजाय डिप्टी सीएम पद से समझौता करना पड़ा, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं। ऐसे में सुधाकर सिंह का सरकार और सिस्टम पर सवाल 2025 की रणनीति का हथियार भी हो सकता है ये आरजेडी की तरफ से बड़ी रणनीति भी हो। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे देश को तोड़ने की साजिशों में शामिल पीएफआई पर। जहां जांच एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं तो वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई। शिवानंद तिवारी ने जहां पीएफआई की गतिविधि को सही ठहरा दिया तो वहीं जेडीयू ने साफ शब्दों में कहा कि देश विरोधी गतिविधि को सही नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है एक प्रोटेस्ट का इजहार है, ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तानी हो गया। सुना आपने आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का बयान। तिवारी जी को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे में कुछ भी गलत नहीं लगता। भारत में खुलेआम लगाया गया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा शिवानंद तिवारी को प्रोटेस्ट का इजहार भर लगता है। क्या कहा शिवानंद तिवारी ने, खुद सुन लीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है
एक प्रोटेस्ट का इजहार है। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तानी हो गया, लेकिन एक प्रोटेस्ट का इजहार है कि हाँ भाई अब चिढ़ा रहे हैं, आपको विरोध कर रहे हैं कि नहीं साहब आप जो कर रहे हैं उसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध के स्वरूप जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया है। लालू प्रसाद की पार्टी के नेता शिवानंद तिवारी के पीएफआई के समर्थन में दिए गए बयान पर महागठबंधन के अंदर ही घमासान छिड़ गया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ साफ कह दिया कि इस तरह का बयान सही नहीं है, देश के खिलाफ कोई बात सही नहीं हो सकती है। देखिए, ये बयान तो हम देखे नहीं, लेकिन जब सवाल होती है देश का, तो देश की एकता अखंडता के लिए हम लोग सब लोग एकजुट रहते हैं। उसमें देश के मान सम्मान पर ठेस नहीं पहुँचे, इसलिए हम लोग सब लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन रही सवाल यहाँ हमारा जो हम लोग जो है महंगाई, बेरोजगारी जो भी हो रहा है, उस पर हम लोग गलत नीतियों का विरोध करते हैं। अभी एक दिन पहले ही एनआईए ने पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा किया था। एनआईए की जांच में यह भी बात सामने आई है कि पीएम के पटना दौरे के दौरान पीएफआई ने हमले की साजिश रची थी। जांच चल रही है, वो बाद में उस पर आपको जो भी जांच की प्रक्रिया है, जांच एक व्यवस्था है, जांच निष्पक्ष होती है, और जो भी होगा उसको समय पर एजेंसियां है वो आप लोगों को देश को बता देगी। पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े तमाम सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं, जिसके बाद पीएफआई के ठिकानों पर देश भर में छापेमारी हुई। छापेमारी के विरोध में पीएफआई ने रैली की। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन इसमें आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी को कुछ भी गलत नहीं लगता। सवाल है कि क्या बीजेपी का विरोध करते करते देश का भी विरोध करेगा विपक्ष? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। एनआईए ने पिछले दिनों बिहार समेत कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी और एक्शन के खिलाफ शनिवार को पीएफआई से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया। इसी दौरान महाराष्ट्र के पुणे में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने की खबरें भी सामने आई, जिस पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने अजीब बयान दे दिया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि यह नारा सिर्फ प्रोटेस्ट का इजहार है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या विरोध के नाम पर देश का विरोध होगा? क्या आरजेडी नेता देश विरोधी नारों का समर्थन करेंगे? क्या भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना ठीक है? क्या आरजेडी शिवानंद तिवारी के बयान का समर्थन करता है? क्या वोट के लिए शिवानंद तिवारी ने ऐसा बयान दिया है? वो तमाम सवाल जो उनके बयान के बाद उठ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। रांची में बारिश से कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति हो गई है। दुकानों और घरों में बारिश का पानी घुसने लगा है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। कल से नवरात्र शुरू हो रहा है, ऐसे में कई जगहों पर पानी जमा होने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मोबाइल और टीवी में व्यस्त आज के बच्चे बड़ों के कंधे और पीठ पर बैठकर हाथी घोड़ा का खेल भूल चुके थे। लेकिन रांची नगर निगम की दिन रात की मेहनत और प्लानिंग ने इन बच्चों की यादें ताजा कर दी। बारिश के बाद घरों की सूरत ऐसी बदली कि बच्चे आज बड़ों के कंधे पर घूम रहे हैं, क्योंकि घरों में स्विमिंग पूल का नजारा है। शहर के बड़ा तालाब के पास स्थिति इतनी भयावह हो गई कि कई जगहों पर मंदिरों में पानी घुस गया है। सोमवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, ऐसे में शहर में जल निकासी की ऐसी व्यवस्था ने राजधानी वासियों की परेशानी बढ़ा दी है। किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो उसके साथ क्या स्थिति होगा, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी इतना भीड़ है, अगर अभी देखिए यहाँ पे मंदिर है, बहुत सारे लोग थोड़ा देर पहले देखे कि बारिश इतना आ गया कि गाड़ी रोड में गिरा पड़ा दिखा। रांची में बारिश के बाद नदी की धार की तरह बह रहा पानी लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। घरों में घुटने भर पानी भरने के साथ ही पास में मौजूद बिजली सब स्टेशन भी पूरी तरह जलमग्न हो गया। नगर निगम की उदासीनता की वजह से नाले की स्थिति बेहद खराब है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से हरमू के स्थित विद्यानगर में भी कई दुकानों और घरों में पानी घुस गया, जिससे लोग काफी परेशान दिखे। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।